Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be talking about the novel, a Portrait of the Artist as a Young Man, that is written by James Joyce. And you all already know very well that James Joyce holds a very important position in the modernist literature, the 20th century literature, along with Virginia Woolf, D.H. Lawrence, T.S. Eliot, Ezra Pound, Samuel Beckett. These are very important figures that we need to keep in mind when we are studying the 20th century literature. तो इस हवाले से देखें कि नावल जो था 1916 में पहले पब्लिश हुआ, लेकिन इसका जो आइडिया था ये 1904 में राइटर के माइंड के अंदर था। अब राइटर ने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही रोट एन एसे, ठीक है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, यानी ये नावल बाद में बना, पहले इसको एसे की सूरत में लिखा गया, यानी एसे का एक आइडिया आया तो उसने लिखा, आयरिश पीरियोडिकल दाना के लिए लिखा, ठीक है। अब जो होता है ना कि ये नो दी एसे, ठीक है, कौन सा एसे है कि अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, इसको उसने क्या कि ही एक्सपेंडेड दिस एसे इनटू एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल दैट इज कॉल्ड स्टीफन हीरो, ठीक है। अब इसको उसने पब्लिश किया। अब पब्लिश करने के बाद क्या था कि नाउ द प्रॉब्लम विद हिम वाज दैट कि ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, ठीक है, यानी वो नतायज से सेटिस्फाइड ना हुआ, ठीक है। इसके बाद उसने किया कि 1914 में 1914 के अंदर पोर्ट्रेट को पब्लिश किया, ठीक है। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्यों अहमियत है। अब इसमें देखिए क्रिटिक है, उसका नाम है सीड, ठीक है। आप पेपर में क्रिटिक के व्यूज़ को अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, आपके जो आंसर्स होंगे वो ज़्यादा जो होता है ना कि दे वुड बी, उनका ज़्यादा वजन होगा, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो सीड्स क्या कहता है, वो कहता है कि at the end of the published novels make it clear that he saw a portrait as a culmination of the compositional process, कि यानी इसमें अपना जो उसका क्रिएटिव प्रोसेस है, उसका जो कंपोजिशनल प्रोसेस है, उसका जो नावल लिखने का उसका जो लिटरेरी प्रोसेस होता है, ये उसके पीक को ज़ाहिर कर रहा होता है, ये उसके कल्मिनेशन को ज़ाहिर कर रहा है, ये उसके मतलब एक समझे कि एक मंतकी नतीजे, एक लॉजिकल कंक्लूजन को शो कर रहा होता है। अब ये कर भी रहा होता है, चूँकि जब हम इस नावल का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि दिस नावल इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। अब हर चैप्टर जो होता है, हर पार्ट जो होता है, ठीक है, वो इस जो इसका हीरो है स्टीफन डिटिलस है, उसकी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। और इसका जो 5वां चैप्टर होता है, स्ट्रक्चरली स्पीकिंग यू वुड बी एबल टू सी दैट द 5th चैप्टर ऑफ दिस नावल इट इज़ अबाउट, ठीक है, कि जो होता है ना कि ये एक इट इज़ अबाउट द डिसीजन ऑफ स्टीफन डिटिलस, ठीक है, दैट ही हैज़ बिकम एन आर्टिस्ट, यानी चौथे चैप्टर के अंदर वो डिसाइड करता है, ठीक है, यानी व्हाट ही हैज़ टू बी, ठीक है, यानी उसे क्या बनना चाहिए, ठीक है, उसे अपनी ज़िंदगी किसके लिए वक्फ करनी चाहिए, ठीक है। तो वो 5वें चैप्टर के अंदर जो होता है कि ही हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ टू यू कैन से बिकमिंग एन आर्टिस्ट, इट मीन दैट ही हैज़ बिकम एन आर्टिस्ट। अब इसी लिहाज से इस नावल के अंदर और इसकी जो अपनी जेम्स जॉयस की लाइफ है, इसके अंदर बड़े हमें पैरेलल नज़र आएंगे, ठीक है, हमें काफ़ी हार्मनी इनके अंदर नज़र आएगी कि जिस तरीके के साथ यानी ये नावल जो है, ये नावल कल्मिनेशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी लिहाज से जो होता है कि जब हम इस नावल को देखते हैं, ठीक है, इस नावल का मुताला करते हैं, तो इस नावल के अंदर जो है कि दिस वाज अबाउट द कल्मिनेशन ऑफ द आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टीफन डिटिलस, ठीक है। यानी एक तरफ जो होता है कि ये नावल इस राइटर के जेम्स जॉयस के लिटरेरी पीरियड की कल्मिनेशन है, और दूसरी तरफ क्या है कि ये नावल जो है स्टीफन डिटिलस की जो होता है वो एक उसकी आर्टिस्टिक की होने की एक कल्मिनेशन हमें नज़र आ रही है। तो इस लिहाज से बड़ा अहम है। अब देखें कि दिस इज़ अ मॉडर्निस्ट नावल। अब मॉडर्निस्ट नावल क्या है, ठीक है, जब जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, 20th सेंचुरी प्रोज एंड फिक्शन पढ़ रहे हैं या 20th सेंचुरी ड्रामा या पोइट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखें जो 20वीं सदी बहुत अहम है, ठीक है। जो मॉडर्निज्म की मूवमेंट है, मॉडर्निज्म को उर्दू में हम जदीदियत कहते हैं, ठीक है। जदीदियत जो है एक मूवमेंट का नाम नहीं है, एक तहरीक का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स आती हैं, जैसे एब्सर्डिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, सरियलिज्म है। ये जितने इज़म्स होते हैं ये सारे के सारे जब जमा होते हैं तो इनको हम मॉडर्निज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एक मॉडर्निस्ट नावल है, ठीक है। अब मॉडर्निस्ट नावल किस लिहाज से है, देखें, जब आपने मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं कि सोसाइटी जो होता है ना कि सोसाइटी वाज चेंजिंग, ठीक है, सोसाइटी हैड अंडरगॉन अ चेंज, एंड व्हेन द सोसाइटी हैड अंडरगॉन अ चेंज द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, द ओल्ड जॉनर्स ऑफ लिटरेचर वर नॉट एबल टू एड्रेस द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसी लिहाज से नई जॉनर्स की जरूरत पड़ रही थी। इस जॉनर्स के लिहाज से देखें कि ड्रामा के अंदर आप देखते हैं कि सैमुअल बेकेट है या हार्लोट विंटर, वो हमें नज़र आते हैं। जैसे वेटिंग फॉर गोडो देखें, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा प्लाट है, बिल्कुल अनट्रेडिशनल है, ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ है, बिल्कुल नए करेक्टर्स है, ठीक है। इस हवाले से जब हम बात करते हैं उसके हार्लोट पिंटर को आप देख लें, उसका द केयर टेकर ड्रामा है या माउंटेन लैंग्वेज है, उसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इस हवाले से आप देखें
देखें पोइट्री के लिहाज से टी.एस. एलियट सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। अगर हम उसकी द वेस्ट लैंड को देखते हैं, ठीक, तो वेस्ट लैंड तो इसकी बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करती नज़र आएगी। ठीक है, इस हवाले से ये देखें एज द पॉन्ड को हम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस देख लें, या इस तरह हम डी.एच. लॉरेंस को देख लेते हैं। तो यानी ये जो मॉडर्निस्ट जो लिटरेचर था ये असल में नई यानरास को प्रोड्यूस कर रहा था। नई यानरास क्यों प्रोड्यूस हो रही थी? क्योंकि नई ज़रूरतें थी। ठीक है, अब इसके अलावा लैंग्वेज के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से देखें, स्ट्रक्चर के लिहाज से, अब देखें तकनीक्स कौन सी है। ठीक है, अब इससे जो पहले के नावल जो थे, इसके पहले जो फिक्शन होती थी, जैसे अब चार्ल्स डिकेंस को हम देखते हैं, हम जेन ऑस्टन को देखते हैं, हम जो था जॉर्ज इलियट को देखते हैं, इनके जो नावल वगैरह थे वो एक ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ के जो नावल थे उनके ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, बल्कि वहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। वर्जीनिया वुल्फ के यहाँ भी आपको नज़र आएगी, आपको जेम्स जॉयस के यहाँ भी नज़र आएगी। ठीक है, ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तकनीक आपको नज़र आती है। ठीक है, इस हवाले से ड्रामा के अंदर देखें कि ड्रामा में पहले एरिस्टोटेलियन टाइटल था। ठीक है, अब जो मॉडर्न ड्रामा आ रहा है, जो मतलब अब मॉडर्न जो जदीद ड्रामा है, उसमें जो बर्टोल्ट ब्रेस्ट एक जो है जर्मन राइटर है, जर्मन प्ले राइट है। ठीक है, तो उसने जो है एपिक थिएटर को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ड्रामा के अंदर भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ठीक है, पोइट्री के अंदर भी आ रही है, इसलिए मॉडर्न नावल हम इसे कह, ये जदीद हम नावल इसे कह सकते हैं। अब दूसरी बात मैंने लिखी कंपोजिशनल प्रोसेस एंड एवोल्यूशन ऑफ द आर्ट, ये ऊपर मैंने अभी डिस्कस कर लिया बात। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं आगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी यानरा कौन सी है। ठीक है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि हम किसी भी नावल को किसी भी इसको एक यानी यानरा तक रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी वी आर अनएबल टू रिड्यूस दिस नावल टू अ पर्टिकुलर यानरा। लेकिन आमतौर पर ऐसे का ये देखिए, ये यानरा होती है बिल्डन्स रोमान। ठीक है, ये एक नावल है। ठीक है, अब ये इसकी यानरा आमतौर पर कहा जाता है कि दिस यानरा ऑफ दिस नावल, ये मैंने लिखा हुआ इसको हाईलाइट किया कि अ फॉर्म दैट कन्वेंशनली concludes at the momentous period of the hero's life, ठीक है, and hence points to the accumulation of a process of self discovery। यानी ये जो होता है कि this is a novel that is going to be about the development of Stephen Dedalus, ठीक है, who is the hero of the novel। यानी चैप्टर 1 से शुरू होगा, चैप्टर 5 तक इसकी कल्बिनेशन होगी। ठीक है, उसकी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट होगी, उसमें उसकी एपिफनी को शो किया जाएगा, उसमें जो सिम्बल्स होते हैं उसको शो किया जाएगा, उसकी इमेजेस को शो किया जाएगा। ठीक है, उसका जो एटीट्यूड है उसको शो किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलके जो होता है कि ऑल दिस थिंग दे व्हेन दे कंबाइन टुगेदर they are actually talking about the artistic development of the hero whose name is Stephen। ठीक है, स्टीफन डेडलर। अब देखें इस हवाले से जो नावल के अंदर आपको बाइनरी अपोजिशन बड़ी नज़र आएगी। ठीक है, बाइनरी अपोजिशन जैसे फर्डिनांड डी सोशोर कहते हैं ना कि लैंग्वेज के अंदर बाइनरी होती है। ठीक है, बाइनरी पेयर्स होता है, जैसे द डेज डे क्योंकि द डे इज नॉट नाइट। ठीक है, नाइट क्यों है, नाइट डे नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए कि लफ्ज़ों में बाइनरी अपोजिशन ना हो तो लफ्ज़ों के मीनिंग तो नहीं हो सकते ना, मीनिंग वाज़ह नहीं हो सकते। कि अगर डे जो होता है, डे अपना मीनिंग इसलिए वाज़ह करता है क्योंकि वो नाइट नहीं है। ठीक है, अब देखें कि इसके बाइनरी क्या है, अब हम इसको देखेंगे भी। तो बाइनरी अपोजिशन क्या है कि सच एज फैक्चुअल एंड फिक्शनल। ठीक है, यानी यहाँ हकीकत और फिक्शन की बाइनरी नज़र आती है, हिस्ट्री एंड मिथ की बाइनरी नज़र आती है। ठीक है, रिलीजियस एंड पैगन, द हीरो एंड द ट्रेटर, the virgin and the prostitute। यानी देखिए, यानी these are different kinds of boundaries that have been constructed in order to develop the main thematic concern of this novel। तो जब जो हम आगे चलेंगे तो हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम बाइनरी नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया है कि मॉडर्निस्ट फिक्शन है, इसकी मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस दैट दिस इज अ मॉडर्निस्ट फिक्शन। और मॉडर्निस्ट फिक्शन क्यों है, टेक्निक के लिहाज से भी है, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से भी, लैंग्वेज के लिहाज से भी है। जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हमारे सामने ये बात खुल के नज़र आएगी। इसके बाद देखिए, ये क्रिटिक है, उसका नाम है जॉन मैककॉर्ड। ठीक है, ये क्रिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब आप क्रिटिक्स के व्यूज़ को पेपर में मेंशन करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी इसका ज़्यादा वजन हो जाता है इस लिहाज से। तो ये क्रिटिक है जॉन मैककॉर्ड। जॉन मैककॉर्ड क्या कहते हैं, इफ़ स्टीफन हीरो ब्लेटेडली बेयर्स मैनी ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द 19th century, अपोर्टेड substantially complicates and sometimes abandon realism as it embraces new modernist gesture। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि उसका जो पहले वाला नावल था जिसका नाम था स्टीफन हीरो था, ठीक है, वो किसी हद तक उसमें 19th century के
एलिमेंट नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन एज फार एज दिस नावल, द नावल, कौन सा नावल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन, ये क्या होता है कि एम्ब्रेसेस न्यू मॉडर्निस्ट जेस्चर्स, ठीक है। तो एक मॉडर्निस्ट नावल है, ठीक है। अब इसके बारे में आप इसको डिटेल से भी डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हमने देखा इसमें एज फार एज दिस नावल इज़ कंसर्न, तो हमने पहले भी बात की है कि यानी फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ दिस नावल, ठीक है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज यंग मैन, उसमें यंग मैन नहीं था, उसमें सिर्फ पोर्ट्रेट ऑफ उसमें यह था कि पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है। तो दिस वाज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ द एसे एंड आफ्टर दैट दिस एसे इट वाज एक्सपेंडेड इनटू द फॉर्म ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल नावल, ठीक है। सो इस नावल के अंदर जो होता है कि देयर आर मैनी पैरेलल्स, देयर आर मैनी यू कैन से एग्जांपल बाय वर्च्यू ऑफ विच यू कैन बी एबल टू ड्रा द पैरेलल बिटवीन द आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेलिस्ट जेम्स जॉयस हिमसेल्फ एंड आवर हीरो हुज नेम इज स्टीफन डेडलस, ठीक है। तो लगता है ऐसे है, ठीक है, कि स्टीफन डेडलस जो होता है ना वो उसकी अपनी एग्जाम्पल को शो कर रहा है, ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए कि नावल का स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। हाउ डज दिस नावल स्टार्ट, हाउ डज दिस नावल बिगिन, ठीक है। हम साथ साथ अब देखें कि इसका एपिग्राफ है। अब एपिग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखें कि वेस्टलैंड के अंदर भी, द वेस्टलैंड में भी एपिग्राफ है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ नावल जो था उसमें भी एपिग्राफ नजर आते हैं। अब एपिग्राफ इसका क्या था कि द एपिग्राफ ऑफ अ पोर्ट्रेट इज टेकन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। अब ओविड की जो किताब है मेटामॉर्फोसिस से लिया गया हुआ है, ठीक है। इज इंपॉर्टेंट इन, ठीक है, इट डिस्क्राइब डेडलस रिएक्शन आफ्टर किंग्स मिनोस्ट। अच्छा देखिए इसमें बड़ी खूबसूरत बात है, इसमें जो है कि एक्चुअली इसका जो नाम है, ठीक है, नाम क्या है, स्टीफन डेडलस, ठीक है। अब डेडलस जो होता है कि एज फार एज दिस नेम इज कंसर्न दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज़ मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये माइथोलॉजिकली जो होता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर ये होता है कि देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, कहते हैं कि जब जो किंग था ना, किंग मिनोस था, माइनोस या किंग मिनोस कह सकते हैं, जब उसने डेडलस को कहा, ठीक है, कि ये टेल्स हिम दैट ही कैन नॉट रिटर्न टू हिज नेटिव कंट्री, के यानी जो डेडलस है, डेडलस जो होता है वो आप ये एक आर्टिस्ट था, जो डेडलस भी एक आर्टिस्ट था, ठीक है ना, तो वो अपने मुल्क में नहीं आ सकता। तो उसने क्या किया, ही टर्न हिज माइंड टू अननोन आर्ट्स, ठीक है। किसने किया, ठीक है, डेडलस ने। यानी डेडलस को जब बादशाह ने कहा, बादशाह ने पाबंदी लगाई, ठीक है, कि तुम इस मुल्क में नहीं आ सकते, तो उसने क्या कि वो उसने अननोन आर्ट्स का सहारा लिया। अब अननोन आर्ट्स के हवाले से उसने क्या किया कि उसने जो वैक्सन विंग्स बनाए, और वैक्सन विंग्स बनाए उसका जो बेटा था इकरस था, ठीक है। अब इकरस भी था उसका बेटा, ठीक है। वाइल इकरस प्लंजेस इनटू दैट, ठीक है, इन द एंड। अब देखिए ऐसा होता है कि उसका जो बेटा होता है इकरस, ठीक है, वो वैक्सन विंग्स जो मोम के पर होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर उनको उनके मदद से उड़ा, और इतना जो था ही फ्लू सो हाई एंड सो हाई दैट ही केम नियर द सन, और उसके जो था ना वो पर जलने के बाद वो मर गया, ठीक है। अब यहाँ से जो था ना, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि डेडलस जो होता है, डेडलस किसके खिलाफ है, वो पर बनाते हैं, और परों के वो जो विंग्स होते हैं, विंग्स वगैरह क्या करते हैं, वो जो सोशल स्पेसेस होती हैं, जो सोशल रेस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है। तो यानी व्हाट ही डज इज दैट इट इज़ थ्रू द विंग्स दैट ही फ्लाइज अबव द सोशल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ जो स्टीफन हीरो है हमारा, जो मतलब स्टीफन डेडलस है, ठीक है, वो क्या करता है कि ही फ्लाइज ऑन द विंग्स ऑफ हिज आर्ट, ठीक है, वो आर्ट के अपने विंग्स के ऊपर फ्लाई करता है, और वो सोसाइटी से बालातर हो जाता है। जब हम 5वें चैप्टर में हम देखते हैं तो जो है ना कि ही हैज़ गॉन अबव, ठीक है, द सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन दैट वर इम्पोज बाय सोसाइटी, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें अगर हम पहली बात देखते हैं तो पहले हमें ये चीज़ नज़र आती है कि स्टीफन डेडलस हिज नेम sake, ठीक है, like his namesake is entrapped by the restrictive atmosphere of his environment represented through three nets। अच्छा देखिए तीन चीज़ें जो थे, तीन चीज़ों ने जो था ना उसको कैद किया हुआ है। वो एक अहमदुद्दीन कासमी साहब की पोइम है ना कि ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, ठीक है, देखना हद नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, ठीक है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से आगे सोचना भी जुर्म है, इस तरह की पोइम है। तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे वो उसके साथ भी मसला है। उसके साथ मसला क्या है, ठीक है, कि वो जो था ना कि ही फाइंड हिमसेल्फ एंट्रैप्ड बिटवीन थ्री थिंग्स। वो तीन चीज़ें जी क्या होती हैं, एक नेशनैलिटी होती है, एक लैंग्वेज होती है, एक रिलीजन होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ों ने क्या किया कि उसके सेल्फ को कैद कर दिया हुआ है, ठीक है, उसको आज़ादी नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए रूसो ने कहा था ना, वो फ्रेंच फिलासफर ने, कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन द चेंज। तो चेंज यहाँ तो नज़र आ रही है, यहाँ चेंज किसकी है, नेशनैलिटी की है, लैंग्वेज की है, और रिलीजन की चेंज हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो यानी ही इज़ एंट्रैप्ड बिटवीन देम, वो उनके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एपिफनी क्या होती है, अभी वो छोटा है, ठीक है, अभी वो छोटा बच्चा है, ठीक है। अब वो छोटा बच्चा है तो जो अपने वो बड़ों की बातें सुनता है ना, यानी एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ अ चाइल्ड, ठीक है,
ही लिसन्स टू द टॉक्स बिटवीन हिज एल्डर्स। तो वहाँ से उसे पता चलता है कि कुछ चीज़ नेशनैलिटी भी होती है, कुछ चीज़ लैंग्वेज भी होती है, कुछ चीज़ रिलीजन भी होता है। तो पहले उसके ऊपर एपिफनी उसके ऊपर आती है, ठीक है। एपिफनी अब क्या चीज़ होती है? एपिफनी देखिए, इट हैज़ अ क्रिश्चियन कोनोटेशन, इट हैज़ अ रिलीजियस कोनोटेशन, ठीक है। जो एपिफनी होती है, एपिफनी में ये इसमें आइडिया ये आता है एपिफनी के अंदर, ठीक है, कि जो 3 लोग थे ना मेजाई, जिनको 3 ट्राइब्स को मेजाई हम कहते हैं, ठीक है। हमने कहानी भी पढ़ी हुई है ना फर्स्ट ईयर के अंदर, द गिफ्ट ऑफ मेजाई, बड़ी खूबसूरत कहानी है, ठीक है। तो जो मेजाई थे ना, कहते हैं कि जो था ना कि यानी दे वेंट एंड दे सा अ बेबी इन द मैंजर, ठीक है। तो उन्होंने मैंजर के अंदर एक बेबी को देखा, ठीक है। तो जब बेबी को देखा, असल में उन्होंने बेबी को नहीं सिर्फ देखा, बल्कि उनको ये पता चला कि ये बेबी नहीं है, ठीक है। ही इज़ नॉट मतलब ऑर्डिनरी बेबी नहीं है, ठीक है, बल्कि ही इज़ द सन ऑफ गॉड, यानी क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक क्या होता है, ये तो जीसस क्राइस्ट है, ठीक है। तो उनके ऊपर एक यानी समझे कि उनको तजल्ली का आश्कार होती है, तजल्ली आश्कार होती है, तजल्ली रूनमा होती है उनके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होता है कि द सेम इज़ द केस विद स्टीफन डिडलर। अब स्टीफन डिडलर डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर है, अभी वो छोटा है, ठीक है। तो छोटा होता भी उसे पता चला कि उसे एपिफनी आती है। एपिफनी क्या बताती है कि ये एक नेशनैलिटी की चीज़ है, लैंग्वेज भी कोई चीज़ है, रिलीजन भी कोई चीज़ है, ठीक है। उसे आस्ता आस्ता इस चीज़ का पता है। तो पहली एपिफनी इसके ऊपर आती है, ठीक है। अब आगे देखें कि डैशिस क्या कहता है। ये डैशिस एक क्रिटिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, इसको भी आप देखें। कहते हैं वी सी स्टीफन, ठीक है, हु वाज जॉयस रिजेक्टिंग वन बाय वन his home, his religion, his country, growing ever more aloft and proud, examining no servium, ठीक है, I will not serve to any of the representative of orthodoxy and convention, ठीक है। अब ये देखें कि एक्चुअली द प्रॉब्लम विद हिम इज दैट कि मतलब जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो फिर वो सारी चीज़ों से बालातर हो जाता है, ठीक है। यानी व्हाट ही डज इज दैट ही गेट्स हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द फिगुरेटिव शैकल्स, ठीक है। ये जो पाबंदियाँ, जो बेड़ियाँ हैं जो उसके पाँव में बंधी हुई हैं, जो मतलब उसे इस सब से वो आज़ादी हासिल कर लेता है, ठीक है। तो इस हवाले से बहुत अहम बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। आगे मैंने लिखा हुआ है नोट्स की सूरत में कि ही सेल्फ इज़ स्ट्रेन बाई फिगुरेटिव शैकल्स। अब फिगुरेटिव शैकल्स कौन सी हैं, ठीक है। ये मजहब की शैकल्स हैं, ये नेशनैलिटी की शैकल्स हैं, ठीक है। ये जो है लैंग्वेज की शैकल्स हैं, ये सोसाइटी की, ये फैमिली की, ठीक है। यानी सारी चीज़ों ने क्या कि उसको सेल्फ को बिल्कुल यानी पकड़ के रख दिया हुआ है, ठीक है। वो अब इस ये चीज़ है। अब इसके बाद आगे हम चलेंगे कि इस नावल का स्ट्रक्चर कैसा है। साथ में समरी भी बयान होगी, साथ में क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा, साथ में हम इसके एपिफनी को भी देखेंगे, उसके डेवलपमेंट भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखें कि इसमें एक ये राइटर है, इसका नाम है कि हक, ठीक है, कैनर, ठीक है, हक कैनर। अब हक कैनर जो है ना उससे स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। ये बहुत अहम बात है, स्ट्रक्चर नावल का कैसा है, ठीक है। कहता है कि ये each chapter imported gathers up the thematic material of the preceding ones and entwines them with the dominant theme of its own, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके कितने चैप्टर्स हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर आर 5 चैप्टर्स और 5 पार्ट्स, ठीक है। तो जैसा कि ये जो था कि हक कैनर ने कहा है, ठीक है, कि इसका जो एक चैप्टर होता है, पीछे वाला चैप्टर वो आगे वाले चैप्टर के साथ मिलकर अगले का थीमेटिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, थीम को डेवलप करता है, ठीक है। इस लिहाज से इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, चैप्टर। अब आगे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। चैप्टर 1 ये क्या है? चैप्टर 1 में क्या होता है कि चैप्टर 1 मैंने लिखा हुआ है कि इन चैप्टर 1 स्टीफन इज डिपिक्टेड एज अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ इंप्रेशन दैट आर रूटेड इन द एक्सटीरियर वर्ल्ड। देखें, अब हम दूसरा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले और दूसरे में कंट्रास्ट आपको नजर आएगा, ठीक है। पहले चैप्टर के अंदर क्या होता है कि वी आर बीइंग यू कैन से टोल्ड दैट एज फार एज स्टीफन डेडिलस इज कंसर्न्ड ही इज अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ इंप्रेशन दैट आर रूटेड इन द एक्सटीरियर वर्ल्ड। यानी यहाँ पहला चैप्टर जो होता है ये एक्सटीरियर वर्ल्ड, ठीक है, ये बैरूनी दुनिया जो है, ये खारजी दुनिया, उसके साथ कंसर्न करता है। जबकि दूसरे चैप्टर को देखेंगे वो बातनी दुनिया, वो अंदर की दुनिया के साथ कंसर्न करेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं जैसे कैसे है, ठीक है। जैसे देखें मिसाल के तौर पर क्रिसमस का जो मौका होता है, ठीक है। क्रिसमस के मौके के ऊपर क्या होता है कि टेबल पे फैमिली बैठी हुई है, ठीक है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग। जैसे पाकिस्तान के अंदर आजकल होता है ना कि टेबल पे बैठ जाओ, होटल पे चले जाओ तो आपको बातें नजर आ रही है, PML एंड PTI, ये वो इस तरीके के साथ द सेम वाज द केस विद, ठीक है, एट दैट टाइम, ठीक है। उसी तरह जो एक मतलब एटमोसफेयर है ना पॉलिटिकली चार्ज्ड है, ठीक है, रिलीजियस चार्ज किस्म का आपको माहौल नजर आएगा, ठीक है। तो अब देखें कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है और इसमें देखें इसमें आपको पॉलिटिक्स कैसे नजर आ रही है, ठीक। इसमें देखें इसमें था स्टीवर्ट पैरनल, ठीक है, यानी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आयरिश नेशनल लैंड लीग, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अच्छा पैरनल जो था ये एक पॉलिटिकल लीडर था, ठीक है। यानी ये अगर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये क्या था, ये
यानी आज़ादी फ्रीडम फाइटर था, ठीक है। अब इसके बारे में लोगों का ओपिनियन क्या होता है कि यानी इसका जो था अफेयर था किसी के साथ था, ठीक है, ये एक अडल्ट्रल था, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो थे जैसे डेंटे, इसमें डेंटे है ना, तो डेंटे द कैथोलिक गवर्नेंस ऑफ स्टीफन इन दी नावल, ठीक है, हु कॉल पैनल ट्रेटर ऑफ द कंट्री। देखें अब इसमें देखें कि यही जो आदमी है जो जिसका नाम पैनल है, ठीक है। अब पैनल के बारे में कुछ लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, ये अब वो क्या कह रहे हैं कि यानी ये क्या कि ये ट्रेटर है। अब देखिए ये डेंटे कौन है, डेंटे कैथोलिक है, ठीक है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि यानी यहाँ कुछ लोग क्या होता है कि मजहबी तौर पे भी डिवाइडेड है, यहाँ जो होता है ना पॉलिटिकली भी डिवाइडेड है, सोशली भी डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ में ये पता चल रहा है कि डेंटे से समझते हैं। अब इसके हवाले इस के बरक्स जो होता है दूसरे जो लोग होते हैं जैसे मिस्टर कैसे, ठीक है, एंड साइमन डेडलेस, ठीक है, वो सेकुलर किस्म का व्यू रखते हैं और वो क्या समझते हैं ये माल्टर है, ठीक है, ये माल्टर है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि फ्राम दिस, ठीक है, इसके टेबल के जरिए या टेबल के ऊपर डिस्कशन चल रही है, सियासत के मतलब चल रही है और मजहब के मतलब चल रही है। असल में दिस इज ऑन अ लार्जर स्केल, ठीक है, ऑन अ वाइडर स्केल दिस डिस्कशन कैन बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पोलराइजेशन, ठीक है, ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन, ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन दैट इज एट वर्क इन द कंट्री, ठीक है, यानी पूरे मुल्क के अंदर जो चल रही है तो उसको असल में बयान किया जा रहा है। यानी इसका ना तमसील हम कहते हैं, तमसील या एलिगेरी। तमसील का मतलब ये होता है जब हम एक चीज़ को लेके जुज़ को लेके कुल को हम बयान कर रहे होते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि इट इज़ फ्राम दी दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ठीक है, दी होल इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड, ठीक है, यानी यहाँ से पार्ट के जरिए जो होल की ओवरऑल जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ओवरऑल जो सियासी या जो मजहबी सूरत हाल है, तो यहाँ में पता चलता है कि जिस सोसाइटी में जिसमें एक आर्टिस्ट है, जिसमें एक आर्टिस्ट की डेवलपमेंट होनी है, वो सोसाइटी बड़ी पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, वो रिलीजियसली पोलराइज्ड है, वो सोशली पोलराइज्ड है, ठीक है, वो फैमिलियली पोलराइज्ड है, ठीक है, यहाँ में पता चलता है। अब देखिए इसमें क्रिटिक है ब्लेड्स, ठीक है, मैंने लिखा ब्लेड्स व्यू। अब ब्लेड्स क्या कहते हैं, द मोर क्रूशल पॉइंट फॉर स्टीफन लाइज नॉट इन हु इज करेक्ट एज हिज फादर ऑफ डेंटे, ठीक है, बट इन द memory of the terrible conflict that which the question sparks of, यानी उसके अंदर असल में ये उसकी मैंने पहले बोला एपिफनी है, ठीक है, यानी उसको अब दुनिया का पता चल रहा है, ठीक है। अब उसे ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि उसके अंदर जो क्वेश्चन पैदा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कि इन अ वाइडर परस्पेक्टिव, जैसे मैंने ऊपर बताया है कि द पोलैरिटी इज जनरेटेड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम सोशल ग्रुप does in fact stand for the separation that is experienced on the country level, signifying the political and social unrest that is caused by the division between the unionists and the nationalists in Ireland। अब हमें जो था ना आयरलैंड की जो पॉलिटिक्स है, आयरलैंड की उस वक्त जो सियासत चल रही थी, उसके बारे में इस नावल के जरिए भी बताया जाए, उसके बारे में भी बताया जा रहा है, ठीक है, इस वाले से। अब कहते हैं कि स्टीफन सर्च फॉर सेल्फ डिस्कवरी जो है हाउएवर दिस डिवीजन, ठीक है, यानी इन डिवीजन के अंदर जो होता है कि एक्चुअली दिस इज अ वेरी पॉलिटिकली पोलराइज्ड एटमोसफेयर, ठीक है, दिस इज अ वेरी रिलीजियसली सोशली पोलराइज्ड एंड फैमिलियली पोलराइज्ड एटमोसफेयर। इसके अंदर जो है कि आर्टिस्ट की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये मेन पॉइंट है जिसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं जी, इसमें देखते हैं कि ये जो इसको स्कूल में दाखिल करवाया जाता है, जैसे देखिए कि क्लॉन्गवेज वुड कॉलेज, ठीक है, वहाँ दाखिल होता है, ठीक है, और वहाँ जो होता है कि जो फादल डोलान है, ठीक है, फादल डोलान, ठीक है। अब फादल डोलान क्या करता है, जैसे देखिए आपने इसमें पहले चैप्टर में पढ़ा है कि इस बच्चे के जब जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस दूसरे बच्चे छीन लेते हैं, तो फादल डोलान ये समझता है कि यानी ये जो है स्टीफन डिडलेस है, असल में इसने अपने ग्लासेस को खुद यानी गुम किया है ताकि इसे काम ना करना पड़े, जैसे मिस्टर हैफोल्ड की क्लास में काम ना करना पड़े, सो दैट ही मे नॉट हैव टू डू एनी वर्क इन द क्लास ऑफ मिस्टर हैफोल्ड, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ ये है, मसला अब यहाँ ये है कि वो उसे पेंटी भी लगाता है, मारता भी उसे, ठीक है ना। इट काजेज टू एज्यूम दैट हिज हैज़ ब्रोकन ग्लासेस, ठीक है। अब इससे पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है, यानी पेंडेड इसको यानी कहते हैं कि वो स्टिक भी मारी जाती है, ठीक है। अब इस लिहाज से बड़ा एक इंपॉर्टेंट व्यू है, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट व्यू इसलिए है, ठीक है, अब जो होता है ना, अब ये जो चूँकि एक जो आर्टिस्ट होता है स्टीफन जो होता है उसकी ही इज़ डेवलपिंग बोथ इंडिविजुअली एज वेल एज आर्टिस्टिकली, ठीक है। अब यहाँ देखें कि उसकी इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, ठीक है। कहता है देखिए ब्लेड्स का व्यू क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है इट इज़ क्लियर दैट अ फिजिकल पेन इज़ नॉट एज वाउंडिंग एज ईदर द इमोशनल पेन और द अफ्रंट ऑफ हिज प्राइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ उसके साथ एक डायलेमा क्या है, ठीक है। अब डायलेमा उसके साथ ये है
उसके साथ एक यानी उलझन क्या है, ठीक है, ये जो स्टीफन डेडलस है, उलझन ये है कि क्या जो होता है ना कि हिज डिलेमा, ये देखिए लिखा हो कि हिज डिलेमा इज वेदर टू कंप्लेन टू द रेक्टर दैट ही वाज अनजस्टली, यानी उसके पास अब ये है कि वेदर ही शुड गो टू द रेक्टर एंड कंप्लेन टू हिम दैट ही हैज़ बीन अनजस्टली पनिश्ड और ही शुड स्टे साइलेंट, ठीक है, कन्फ्लिक्ट है ना उसके अंदर, ठीक है, एक डिलेमा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अब उसके अंदर जो होता है ना कि मॉरल इंडिविजुअल जो होती है ना वो उसके अंदर यानी आ जाती है, और वो क्या करता है, अब वो पैरनल से यहाँ इंस्पायर हो रहा है, ठीक है। अब पैरनल कौन था, पैरनल एक जो होता है ना कि लीडर है, जैसे हमने ऊपर बात की है। तो यानी इन द फर्स्ट चैप्टर यू सी दैट ही एसोसिएट हिमसेल्फ विद पैरनल, ठीक है, ही रिबेल्ड अगेंस्ट फादर, ठीक है, डोलान। अब देखें कि वो क्या करता है कि अब हिम्मत करता है, हिम्मत करके यानी उसके खिलाफ बगावत करता है फादर डोलान। क्या फादर डोलान कौन है, वो देखें कि मजहबी पर्सनैलिटी भी है, वो रोमन कैथोलिक अगर बिलीफ के हवाले से देखा जाए तो वो एक मजहबी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ से क्या करता है कि यानी हु सिम्बोलाइजेस रिलीजियस अथॉरिटी। तो अब यहाँ ये जो अमल है इससे ये पता चला है कि उसके अंदर एपिफनी है। ये देखिए फिर सडन रियलाइजेशन हुई है, पहले सडन रियलाइजेशन हुई पॉलिटिक्स की, अब उसे सडन रियलाइजेशन हुई है कि अपने हक के लिए उठना भी पड़ता है, ठीक है। उसे अब ये पता चला है कि रिलीजियस अथॉरिटी जो होता है कि यानी वी शुड नॉट बी एबल टू बिलीव इन ऑल दैट रिलीजियस अथॉरिटीज से, ठीक है, यानी जो मजहबी लोग जो होता है, ये जो यानी पादरी वगैरह होते हैं, जो फादर डोलान है, ठीक है, जो अगर ये हमें माल दे, ठीक है, अगर हमें माल तो सजा देता है, तो ये दिस डज नॉट मीन के मतलब हमें इसको बेयर करना है। अब यहाँ से फिर एक सिंबलिज्म आ गया है। यहाँ सिंबलिज्म क्या है कि यानी फ्रॉम दिस एक्ट ऑफ स्टीफन, ठीक है, द राइटर द नॉवेलिस्ट एक्चुअली वांट्स टू टेल अस के मतलब जो होता है ना कि दी ओल्ड ऑर्थोडॉक्स अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, ठीक है, इट वाज बीइंग चैलेंज एट दैट टाइम। हमें ये भी पता चल रहा है कि उसको उस वक्त चैलेंज भी किया जा रहा था, ठीक है। इस हवाले से पहला चैप्टर है जी, पहले चैप्टर में ये उसने बात की है, ठीक है। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं देखिए, अब मैंने ऊपर इसको समराइज किया है, मैंने लिखा है कि चैप्टर नंबर 1 क्या करता है, इट इज़ अबाउट इंप्रेशंस रूटेड इन आउटर वर्ल्ड। यानी पहला चैप्टर जो है आउटर वर्ल्ड के साथ डील करता है, ठीक है, आउटर वर्ल्ड के बारे में बताता है। अब दूसरा चैप्टर क्या आता है, शिफ्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू द इंटरनल वर्ल्ड, ठीक है। अब जो होता है ना कि ये हादत से बातन की तरफ जा रहा है, ठीक है, दिस द जर्नी फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इनटू द इंटरनल वर्ल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डेवलपमेंट होगी इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होती है, ये देखिए लिखा हुआ है कि जॉयस फोकसेस मोर ऑन द इंटरनल स्टिमुलाई रादर देन द एक्सटर्नल, ठीक है। अब वो कैसे होता है कि अब स्टीफन क्या करता है, स्टीफन जो होता है वो रीड कर रहा होता है अलेक्जेंडर डुमास का एक किताब है जिसका नाम है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, ठीक है। अब इसमें फिर एपिफनी होती है। एपिफनी कैसे होती है, ठीक है, व्हेन ही इज रीडिंग दैट बुक, तो उसका जो हीरो होता है उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करने शुरू कर देता है। पहले चैप्टर में हमने क्या देखा, किसके साथ एसोसिएट करता है, ही इज ट्राइंग टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद पैरनल, ठीक है। अब यहाँ किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, यहाँ जो है इसके हीरो के साथ एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी डेवलपमेंट हो रही है। अब देखिए एक लिहाज से लिटरेरी डेवलपमेंट भी हो रही है, एक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रही है, सिंस ही इज गोइंग टू बिकम एन आर्टिस्ट। और किस किस्म किताबें पढ़ रहे, वो लिटरेरी किताबें पढ़ रहा है, वो आर्टिस्टिक किताबें पढ़ रहा है। तो दूसरी एपिफनी इसके ऊपर, तीसरी एपिफनी इसके ऊपर हो गई, ठीक है, इस लिहाज से बहुत अहम है, ठीक है। अब इसके अंदर एक कैरेक्टर मर्सिडीज है, ठीक है। मर्सिडीज इज नथिंग अदर देन द लिटरेरी गाइड दैट इज टू शेप एंड कंट्रोल स्टीफन न्यू अवेकिंग सेक्सुअलिटी। अब देखिए सेक्सुअलिटी भी अवेक होगी ना, ठीक है। अब पिछले जो चैप्टर के अंदर अभी वो छोटा है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि ही इज बिकमिंग एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट हो गया है, ठीक है। तो एडोलेसेंट होने के बाद क्या होगा कि ही वुड बी कैरियड अवे और डोमिनेटेड बाय हिज सेक्सुअल अर्ज। जैसे कि फ्रॉइड ने कहा था ना, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने, उसने बोला था ना कि यानी मेन के बारे में, उसने कहा था मेन आर हंटर्स लाइक टाइगर्स, ठीक है, दे कैन कम टू नो वेयर वोमेन आर एज डॉग्स नो वेयर बिचेस आर, ठीक है। तो बिल्कुल उसने यानी ये मिसाल उसने यूज़ की ना कि यानी अगर यानी मेल है, ठीक है, तो ज़ाहिर है वो अपनी जो सेक्सुअल उसके अंदर एक अर्ज पैदा हुई है, ठीक है। अब उसकी फुलफिलमेंट भी तो हो गई ना, ठीक है। अब ये भी एक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर एक दूसरा फेज़ आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं जी आगे कैसे आता है। अब उसकी डिज़ायर क्या, ये टेक्स्ट है, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है टेक्स्ट है इसकी, ठीक है। ही वांटेड टू मीट इन द रियल वर्ल्ड विद द अनसब्सटेंशियल इमेज, ठीक है, विच हिज सोल सो कॉन्स्टेंटली बिहेल्ड। ही डिड नॉट नो वेयर टू सीक इट, ठीक है, और हाउ, ठीक है, बट हिज प्रीमोनिशन विच लेट हिम ऑन टोल्ड हिम दैट द इमेज वुड
would without any overt act encounter him, ठीक है, they would be alone, ठीक है, surrounded in darkness and silence। देखें अब असल में क्या कि यानी एक्सप्रेशनिज्म की तकनीक इस्तेमाल की जा रही है कि यानी वट एवर इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ द राइटर, ठीक, सॉरी स्टीफन डिडलस, वो क्या अब चाहता है कि they would be alone surrounded in darkness and silence and in that moment of supreme tenderness, ठीक है, he would be transfigured, he would fade into something impalpable and under her eyes and then in the moment, ठीक है, he would be transfigured। वो शेक्सपियर ने कहा था ना, जैसे शेक्सपियर के एक पोएम है ना ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो उसमें बताता है ना शेक्सपियर के यानी 7 स्टेजेस होती हैं जिसमें गुजरना पड़ता है इंसान को। इसमें तीसरी स्टेज होती है द स्टेज ऑफ लवर होती है। तो अब जो होता है ना कि ही हैज़ बिकम अ लवर, ठीक है, ही इज़ बीइंग डोमिनेटेड बाय द सेक्सुअल पैशन, ठीक है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ विच ही वुड बी एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, जैसे कि हर एक के साथ इस एज के अंदर होता है। अब इसमें ये डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। अब देखिए लिखा हुआ कि द सेक्सुअल अवेकनिंग ऑफ स्टीफन, ठीक है, अब देखिए इसमें सेक्सुअल अवेकनिंग है, ऊपर भी हमने जैसे बात की, ये भी एपिफनी है, ठीक है, यानी अब क्योंकि जब छोटा है अभी उसे इन चीज़ों का नहीं पता, ठीक है, अब आस्ता आस्ता क्या हो रहा है, ठीक है, उसे पता चले उसके अंदर एक जिनसी जो जज्बा होता है, एक सेक्सुअल जो जज्बा होता है वो उसके अंदर बेदार हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए मर्सिडीज के बारे, ये फिर टेक्स्ट है, अवेक डिससैटिस्फैक्शन ग्रो अप विद हिम and yet he continued to wander up and down day after day as if he really sought something that eluded him, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए जी, आगे क्या कहते हैं, लेकिन इसके साथ एक मसला भी है। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज डोमिनेटेड बाय द सेक्सुअल, लेकिन उसके अंदर जो कोवर्टाइस है, एक टिमिडिटी है, एक बुजली का एलिमेंट भी है। और ये बुजली के एलिमेंट के हवाले से किसकी जेम्स जॉयस की कहानी है अरेबी, ठीक है, वो बड़ी अहम है, उसको भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। लगता है कि इसका जो ये जो स्टीफन डेडिलस है और उस कहानी का नैरेटर जो होता है ना, उनके अंदर एक ख़ास किस्म की ये जो हॉबी है वो दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ऑल्दो ही डेस्परेटली लॉन्ग्स फॉर फिजिकल एनकाउंटर विद द इमेज टर्न इनटू रियल, ठीक है, आयरॉनिकली ही ड्रॉज बैक, ठीक है, एज शी बिकम्स रियलिटी फॉर स्टीफन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यार इसके अंदर हिम्मत नहीं होती, ठीक है, यानी देखें कि मतलब जो होता है ना कि एक तरफ अर्ज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन होप भी है, डर भी है, टिमिडिटी भी है, ठीक है। यानी अभी जब यानी जैसे एमा है, देखें लिख रहे ना कि वेयर ही मीट्स एमा होम ही फील फिजिकली अट्रैक्टेड टू एंड वांट्स टू किस, ठीक है, लेकिन कर नहीं पाता, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि टिमिडिटी है, ठीक है। अभी भी जो होता है ना, अभी इसके अंदर वो इतनी हिम्मत डेवलप नहीं हुई, ठीक है। तो ये देख लें इस हवाले से। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी, आगे फिर एपिफनी है, ठीक है। एपिफनी क्या होती है, ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ हिज फादर फाइनेंशियल, अच्छा, इट इज हियर दैट ही बिगिंस टू डिस्कवर हिज टैलेंट्स एज एन एसे राइटर एंड एक्टर। देखें कि उसके बाप के जब फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जब खराब हो जाते हैं तो उनको जो होता है ना कि किसी और कॉलेज में मूव करना पड़ता है, उससे दाखिला लेना पड़ता है। तब यहाँ क्या होता है कि यानी यहाँ ही डिस्कवर्स हिमसेल्फ, यू कैन से हिज टैलेंट्स एज अ राइटर एंड एज अ एक्टर, ठीक है। अब यहाँ फिर एपिफनी हो रही है, ठीक है, यानी सडन रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, बार बार रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, ये हमें नज़र आ रही है, ठीक है। इसके आगे अब चलते हैं, आगे देखते हैं जी, आगे सेल्फ डिस्कवरी इसकी कैसे है इस चैप्टर के अंदर। वो कहता है अब अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर, कहते हैं आई एम स्टीफन डिडिलस। अब देखिए वो अपने आप को कह रहा है, कहते हैं आई एम स्टीफन डिडिलस। अब स्टीफन तो एक नाम है, ठीक है, सिंपल। अब डिडिलस जो होता है कि डिडिलस इज नॉट एन ऑर्डिनरी नेम, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन यूज डेलिबरेटली बाय द राइटर। जैसे कि हमने डिडिलस के बारे में ऊपर देखा था कि डिडिलस जो होता है ये एक मिथिकल नेम है, ठीक है, इट हैज़ अ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्योंकि जो डिडिलस था, ठीक है, जिस तरह वो वैक्सन विंग्स बनाता है, इस तरह क्या कि ये आर्ट के विंग्स बनाता है, ठीक है, ये वो आर्टिस्टिकली जो होता है कि फ्लाई कर जाता है, ठीक है। आई एम वॉकिंग बिसाइड माई फादर हुज नेम इज साइमन डिडलस, ठीक है, वी आर इन कॉर्क, ठीक है, इन आयरलैंड, कॉर्क इज अ सिटी। अब देखें यहाँ वो सारी बात कर रहा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखें कि ये आता है हियर स्टीफन हैज़ ऑलमोस्ट रिटर्न टू हिज चाइल्डहुड पीरियड। देखिए मतलब अभी जो होता है ना कि यानी बैठा हुआ, लेकिन इसका माइंड कहाँ चला जाता है, चाइल्डहुड। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली तकनीक भी इसमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है इस पूरे नावल के अंदर। आगे जी, आगे आता है कि अब आगे देखें कि his soul is fueled by the need to fulfill his sexual aspiration of the body. Stephen find himself back to the bonding again. The wild autumnal evening led him from the street to street as they had led him years before the quiet avenues of ब्लैक रॉक, ठीक है।
अब यहाँ देखें इसके अंदर मसला क्या होता है। मसला अब ये होता है कि यानी आप चूँकि सेक्शुअल अर्ज है उसके अंदर, ठीक है, अब सेक्शुअल अर्ज को फुलफिल तो करना है ना, ठीक है। अब इमेजिनेशन से तो नहीं होगी, ठीक। इसके लिहाज से क्या होगा कि यू कैन सी दैट द प्रोस्टिट्यूट्स के ही विल रिजोर्ट टू प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है। वो कहता है कि हिज ब्लड वाज इन डिवोल्व, ठीक है। ही वांडर्ड अप एंड डाउन इन द डार्क स्लीमिंग स्ट्रीट स्पीडिंग इनटू द ग्लोम ऑफ द लेन एंड द डोरवेज लिसनिंग ईगरली फॉर एनी साउंड, ठीक है। ही मोन टू हिमसेल्फ। ये देखिए आप सारी कोटेशन अब इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाता है जी चैप्टर नंबर 3, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बात क्या की कि दिस वाज अबाउट हिज इंप्रेशन अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्या था, दिस वाज द जर्नी फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इनटू द इंटरनल वर्ल्ड। अब चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या होता है, ये फिर एपिफनी आ गई है, ठीक है। कहते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या है, एपिफनी क्या होती है, ठीक है। अब ज़ाहिर है उसने गुनाह किया हुआ है, ठीक है। ही हैज़ कमिटेड एडल्ट्री, ही हैड गॉन टू द प्रोस्टिट्यूट्स विद होम ही हैड द रिलेशंस। अब उससे उसका ज़मीर हिट कर रहा है, ठीक है। ही वाज यू कैन से हिट बाय हिज कॉन्शियंस। अब वो कहते हैं कि जेम्स जॉयस द पोर्ट्रेट्स द गिल्ट रिडन कॉन्शियंस ऑफ स्टीफन डिडलस द सिनर। अब वो सिनर है, ठीक है। अब वो सिनर होगा तो क्या होगा, एंड प्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ हिज इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विद सिन ऑन द वन साइड एंड द चर्च ऑन द अदर, ठीक है। अब यहाँ जो है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज यू कैन से हिज डिज़ायर एंड रिलीजन। अब मज़हब उसे क्या है कि मज़हब के मुताबिक ज़ाहिर ये गुनाह कबीरा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो यहाँ जो है चैप्टर नंबर 3 डील करेगा कि किस तरीके से उसके ऊपर रिपेंटेंस कैसे होता है, ठीक है। वो किस तरीके के साथ जो होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कहते हैं जी वो फादर एडनल के पास चला जाता है। हैविंग सिन मॉर्टली नॉट वंस बट मैनी टाइम, ठीक है। अब स्टीफन क्या करता है, स्टीफन जो होता है अब उसके पास जाता है, वो तोबा करता है, ठीक है। जो होता है ना कि यानी उसको जो थियोलॉजिकल नॉलेज है, क्रिश्चियन बैकग्राउंड है, जो रोमन कैथलिक बैकग्राउंड है, वो उसे इस काबिल करता है, ठीक है। दैट ही इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट हैज डन, ठीक है। तो तोबा करता है, माफ़ी मांगता है। अब देखिए फिर मैंने इसको समराइज़ किया है कि चैप्टर नंबर 1 क्या है कि इंप्रेशन टू वर्ल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 क्या है एक्सटर्नल टू इंटरनल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 3 क्या है द गिल्ट रिटन कॉन्शियंस, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फैंटेस्मल एंड द रियल। ये देखिए बड़ी खूबसूरत बात है कि यानी जो फैंटेस्मल है, ठीक है, और रियल है उसके दरमियान कन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। अब फैंटेस्मल क्या है, अब देखें इसमें एक कमेंट बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। ये एक राइटर है, जैसे देखिए ये इसमें क्या हाक कैनर ने फिर इसमें कमेंट किया। वो कमेंट किया है कि द कन्फ्लिक्ट ऑफ दिस चैप्टर, यानी देखिए चैप्टर नंबर 3 की जो कन्फ्लिक्ट है इज़ अगेन बिटवीन द फैंटेस्मल एंड रियल, यानी जो इमेजिनरी और रियल है उसके दरमियान कन्फ्लिक्ट नजर आ रही है। अब इमेजिनरी क्या चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज रियल इज द फिजियोलॉजिकल रियल बिकॉज दे लाइज, ठीक है, स्टीफन एंग्विश एंड रिमोर्स, ठीक है। रियल क्या चीज़ है, रियल वो चीज़ है जो वो फील कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉस्टिट्यूट्स हैं या जो रियल वर्ल्ड नजर आ रहा है, ठीक है। तो कहते हैं एंड इज कॉन्टेंट इन द लाइफ ऑफ द फ्लैश, ठीक है। व्हाट इज द फैंटेस्मल इज द हेवन एंड ऑफ द चर्च एंड द गुड लाइफ ऑफ द प्रीस्ट। अब यहाँ क्या है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज यू कैन से व्हाट इज नॉट रियलिटी, ठीक है। रियलिटी हकीकत और जो अदम हकीकत है उनके दरमियान कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी हेवन नज़र तो नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ प्रोस्टिट्यूट नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ इस हवाले से देखा जा सकता है। अब आगे देखें जी, आगे इस चैप्टर में क्या निकलता है। चैप्टर में कहते हैं कि यानी ब्लेड्स, ये फिर ब्लेड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है। वो कहता है ब्लेड आर्ग्यूज दैट इन टर्म्स ऑफ स्टीफन प्रोग्रेस टू वर्ल्ड आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी इन दिस चैप्टर मार्क्स ऑफ फिगरेटिव एज वेल एज अ लिटिल रिट्रीट टू वर्ल्ड्स कन्फर्मिटी। अब यहाँ देखें यानी चैप्टर नंबर पहले में हमने और देखी बात, दूसरे में हमने देखी और, ठीक है। अब दूसरे में हमने देखा कि ही वाज सेक्सुअली डोमिनेटेड, ही वाज कैरियड अवे बाय हिज सेक्सुअल पैशन, ठीक है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ व्हिच ही वेंट टू द प्रोस्टिट्यूट्स। लेकिन अब चैप्टर नंबर 3 में क्या वो कन्फर्मिटी का शिकार हो गया है, ठीक है। अब जो होता है ना वो कन्फर्मिस्ट हो गया है। कन्फर्मिस्ट क्यों हो गया कि उसने अपने जो होता है ना कि ही तोबा कर लिया। अब जो होता है ना कि आप अपनी लाइफ का एक और तरह आगाज़ करेगा। अब उसकी जो लाइफ होगी वो एज अ प्रीस्ट एक रिलीजियस पर्सनैलिटी रिलीजियस पर्सन बन जाएगा, ठीक है, जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ भी होता है। तो कन्फर्मिटी हो गई है। अब इसके बाद आगे जाए, आगे क्या है जी, ठीक है। आगे उसका जो बिकमिंग है, बिकमिंग है ना उसका, ठीक है। तो कहते हैं हिज सो कॉल्ड बिकमिंग इज रिप्रेजेंटेड एज 3 वे स्ट्रगल टुवर्ड हिज द फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल, रिलीजियस एंड एस्थेटिक डिज़ायर। देखें अब उसने सेक्सुअल डिज़ायर जो था वो तो पूरी कर ली। पिछले चैप्टर में जब हम बात करते हैं, ठीक है, यानी उसमें जो था कि ही हैज़ बीन एबल टू फुलफिल हिज सेक्सुअल डिज़ायर एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ फुलफिल्ड हिज सेक्सुअल डिज़ायर ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि यानी सिर्फ जो सेक्सुअल प्लेयर होता है, जो जिनसी लज्जत होती है, वो हमें सिर्फ एक सुकून नहीं दे सकती, ठीक है। इसके बाद क्या होता है जी, आगे रिलीजन की बात आ रही है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, ही वुड बी एबल टू डिवोट ऑल हिज लाइफ
टुवर्ड टू रिलीजन, ठीक है। अब रिलीजन से मुतफर होगा, ठीक है। अब चूँकि एक अब एंड पे क्या होगा, आर्टिस्टिक डिज़ायर, अब एस्थेटिक डिज़ायर, देखिए 3 किस्म की डिज़ायर्स हैं। सेक्शुअल चैप्टर नंबर 2 में देखें, ठीक है। अब सेक्सुअल जो होता है कि उसने पूरी की लेकिन उसके साथ भी सेटिस्फेक्शन ना मिली, ठीक है। अब इसके अंदर जो है रिलीजियस डिज़ायर्स है, ठीक है। अब रिलीजियस डिज़ायर इसके अंदर होंगे लेकिन ये भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। एंड के ऊपर जो होता है कि जो उसे सेटिस्फेक्शन चीज़ देगी वो एस्थेटिक डिज़ायर होगी, ठीक है। व्हाट ही इज़ यर्निंग फॉर इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ द एस्थेटिक डिज़ायर वाइल बिकॉज ही वाई इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वांट्स टू बिकम द आर्टिस्ट, ठीक है। वो अब आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट आ रहे हैं, उसकी एस्थेटिक डिज़ायर भी तो पूरी होनी चाहिए ना, ठीक है। अब इस हवाले से आगे जी चलते हैं। आगे देखें चैप्टर नंबर 4 आ गया है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में बताता है कि यानी थीमेटिकली चैप्टर नंबर 4 होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द पोर्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 इस लिहाज से हमें इस लिहाज से कि नाउ ही हैज़ टू डिसाइड, ठीक है, कि व्हाट शुड ही डू, ठीक है। वो क्या करे, ठीक है। ही हैज़ टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। उसे फैसला करना है, ठीक है। ज़ाहिर है उसने सेक्सुअल लाइफ की भी हमने बात कर ली, उसके बाद रिलीजियस लाइफ भी है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इज़ दैट कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज रिलीजियस लाइफ एंड हिज एस्थेटिक डिज़ायर्स, ठीक है। अब उनको किसको पूरा करेगा, क्या रिलीजियस लाइफ को अगर रखेगा तो क्या अपनी एस्थेटिक डिज़ायर पूरी कर सकेगा, क्या जो है कि वुड ही बी एबल टू बिकम एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो अब उसने डिसीजन लेना है, तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 इसके ऊपर डील करता है, ठीक है। अब जो होता है ना चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं कि अब वो डिसीजन ले लेता है, ठीक है। एपिफनी हो जाती है ना, फिर एपिफनी आ गई है, ठीक है। कहते हैं कि जैसे टेक्स्ट के अंदर लिखे टेक्स्ट है कि द विजडम ऑफ द प्रीस्ट्स अपील डिड नॉट टच हिम टू द क्विक, ठीक है। ही वाज डेस्टिन्ड टू लर्न हिज ओन विजडम अपार्ट फ्रॉम द अदर्स एंड टू लर्न द विजडम ऑफ द अदर। अब देखें यहाँ क्या होता है कि फिर एपिफनी है, ठीक है। एपिफनी क्या होती है कि ही डिड not have to spend the life of the priest, ठीक है, but rather he has to accept his own wisdom। अब उसकी wisdom कौन सी है कि he is yearning for aesthetic you can say fulfillment, ठीक है। और यहाँ तो religion की बात हो रही है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, देखें फिर टेक्स्ट इसके अंदर शामिल है। कहते हैं his soul was soaring in the air beyond the world and the body he knew was purified in the breath and river of incertitude and made radiant and commingled with the elements of spirit, ठीक है। The problem was that there was a conflict between his religious life, ठीक है। वो मजहबी तौर के ऊपर तो चर्च में बैठा हुआ लेकिन उसको इमेजिनेटिवली आर्टिस्टिकली एस्थेटिकली जो होता है ना कि ही इज़ फ्लाइंग इन एयर, ठीक है। यानी वो इस हवाले से यानी उनकी तरह कन्फ्लिक्ट आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो गर्ल का इमेज जो होता है वो कैसा इमेज है, ठीक है। गर्ल के बारे में वो कहते हैं द गर्ल symbolizes the realm of error, Lord's chances that he has chosen over the dead certainties of the altar of absorbing father. She is the all thing self, ठीक है। The vegetable of chaos of earthly life। दी अब लैंग्वेज नोट करें कैसी है। द गर्ल ऑन द बीच इज द सिम्बोलिक ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ एलियन वेंस, ठीक है, होम स्टीफन वाज गोइंग टू मैरी, ठीक है। अब देखें कि यानी जो गर्ल उससे नज़र आती है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि यानी उसकी जो असल में उसकी जो अंदर की ख्वाहिश है ना, यानी वी कैन से दैट दिस इज़ एन एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑफ द इंटरनल एस्थेटिक डिज़ायर, ठीक है, दैट वाज बीइंग हार्बर्ड विद इन स्टीफन डेडलस, ठीक है। तो ये देखें आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है कि चैप्टर नंबर आ गया 5। अब चैप्टर नंबर 5 की क्या अहमियत होती है, एक क्लाइमैक्स है। अब चैप्टर नंबर 5 के अंदर उसने चूँकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या किया था कि ही हैड टेकन अ डिसीजन, उसने फैसला कर लिया था दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू स्पेंड हिज लाइफ बाय डिवोटिंग इट टू रिलीजन, ठीक है, बट ही वुड बी एबल टू डिवोट ऑल हिज लाइफ टू बिकमिंग एन आर्टिस्ट। अब चैप्टर नंबर 5 में आर्टिस्ट बन चुका है। अब आर्टिस्ट बना है तो आर्टिस्ट बनेगा तो उसकी एक आर्टिस्ट एस्थेटिक थ्योरी भी तो होगी ना, ठीक है। अब इसके अंदर एस्थेटिक थ्योरी के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 है। कहते हैं इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है, क्या होता है कि ही डेवलप्स हिज एस्थेटिक थ्योरी, क्योंकि पिछले चैप्टर्स के अंदर उसकी डेवलपमेंट हो रही है और इस चैप्टर के अंदर वो आर्टिस्ट बन चुका है, ठीक है। एस्थेटिक थ्योरी क्या है, विच इज़ टू रिप्लेस द डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च, ठीक है। हियर वी सी द यंग आर्टिस्ट मूविंग among representative institution and personality of society, his race and these circumstances, striving to become father to begin life work of creation। देखिए ये इसमें एप्स्टीन की कमेंट है, ठीक है। एप्स्टीन ने बड़ी यानी रिमार्केबली कमेंट किया है, ठीक है, कि यानी अब उसकी आर्टिस्ट की लाइफ कैसे शुरू होगी। अब इसके बाद एक और क्रिटिक है वो कि रेडफोर्ड का क्या आता है, सो इज़ दैट जॉइस
presents during his last third of the book, completing the serving after ties and analyzing, defining, testing artistic intellectual develop equipment which is to bear up. ठीक है, अब यहाँ जो था कि यानी both these critics they are talking about that he has become an artist. This means that this chapter is going to be dealing with life of Stephen as an artist. पिछले चैप्टर में बना नहीं था, अभी बनने के प्रोसेस पे था, लेकिन यहाँ वो बन चुका। अब इसमें देखें, इसमें जो डायलॉग है एंड के ऊपर, अगर चैप्टर के एंड के ऊपर उसके जो तीन फ्रेंड्स हैं जैसे डेविन है, लिंच है और क्रैनली है, उसके दरमियान डायलॉग बहुत अहम है। ठीक है, ये डायलॉग क्या करता है, यानी ये हमें कई क्वेश्चन के हमें आंसर देता है। जैसे देखें कि डेविन क्या कहता है, अब डेविन जो है उसे क्रिटिसाइज करता है, वो क्रिटिसाइज करता है कि यानी ही क्रिटिसाइजेस स्टीफन फॉर एंगेजिंग टू मच इन द वर्क्स ऑफ आर्ट एंड फॉरगेटिंग अबाउट हिज कंट्री। ठीक है, तो स्टीफन का जवाब क्या होता है, फॉर स्टीफन नेशनलिज्म इज नथिंग बट अ थ्रेट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो ऐसा होता है जब मतलब जो होता है ना कि जब ये जो उस वक्त नेशनलिज्म क्योंकि हाइट के ऊपर थी, ठीक है, जिसे हम कौमियत पसंदी हम कहते हैं। ठीक है, तो इंसान जो कि स्टोरीज के साथ लिव करता है, स्टोरी के साथ इंसान जीता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो नेशनलिज्म है, कहीं कुछ चीज़ों में, कहीं कुछ चीज़ों में, कहीं मजहब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो उसके हवाले से कि ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज़ दैट कि दे आर द किलर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, और एक आर्टिस्ट जो होता है, आर्टिस्ट ने अगर आर्टिस्ट बनना है तो उन्हें इन चीज़ों से बालातर होना पड़ेगा। ठीक है, यानी उन्हें जो है ना यूनिवर्स ऐसी यानी एक यूनिवर्सलिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक आर्टिस्ट को। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है, वो जवाब देता है स्टीफन, वो कहता है द सोल इज बॉर्न। ठीक है, ही स्टीफन यानी ही मीन स्टीफन सेड वेगली फर्स्ट इन दोज मोमेंट्स आई टोल्ड यू ऑफ। ठीक है, इट हैज़ अ रो it has a slow and dark birth, more mysterious than the birth of the body. ठीक है, when the soul of man is born in his country, ठीक है, there are nets slung in it. ठीक है, अब यहाँ ये बता रहा है कि मतलब उसकी अब रूह उसकी जो है ना वो पैदा हुई है। ठीक है, अब असल जो चीज़ थी उसको ज़िंदगी का उसका मकसद नजर आया, उसे पता चला कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस एक आर्टिस्ट बनना था। ठीक है, तो यहाँ बताता है यू टॉक टू मी ऑफ नेशनैलिटी रिलीजन आई शैल ट्राई टू फ्लाई दीज नेट्स। वो देखिए अब फिर डीटेल्स वाली बात आ गई ना कि जैसे डीटेल्स था वो उन रेस्ट्रिक्शन से बालातर हुआ, तो ऐसे ही कहते हैं कि मैं भी इन रेस्ट्रिक्शन से बालातर। अब दूसरा इसका दोस्त उसका नाम है क्रैनले। अब क्रैनले का वो क्या जवाब देता है, क्रैनले ने बताया ऑन दी अदर हैंड। ठीक है, अब क्रैनले का वो क्या जवाब देता है, वो क्रैनले जो है उसे जीसस के बारे में क्वेश्चन करता है। इसका मतलब है कि जो पहला उसका दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डेविन है। ठीक है, डेविन उसको यानी नेशनलिज्म के बारे में सवाल करता है। अब ये क्या करता है, इस रिलीजन के बारे में सवाल करता है। अब ये रिलीजन के बारे में भी क्या करता है कि ही हैज़ राइजन अबव फ्रॉम दी रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कहता है यू हैव आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू एंड व्हाट आई वुड नॉट डू, आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई विल नॉट डू। ठीक है, ये वो कह रहा है आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव। ठीक है, वेदर इट कॉल itself my home, my fatherland, my church, and I will try to express myself in some mode of life as art as freely. वो कहता है कि मैं इन चीज़ों से बालातर हो चुका हूँ, अब मैं जो है मेरी सारी ज़िंदगी आर्ट के लिए डिवोट होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये तीसरा इसका डायलॉग है, तीसरा इसका दोस्त है, उसका नाम है डेविड। ठीक है, अब डेविड क्या कहता, डेविड को वो क्या जवाब देता है, उसमें वो कहता है कि लिसनर है। अब डेविड को जो होता है ना कि वो सिर्फ अपनी एस्थेटिक थ्योरी के बारे में बताता है। ठीक है, बस एस्थेटिक थ्योरी के बारे में ब्लेड से कमेंट्स क्या हैं, कहता है कि यानी आर हिज थ्योरी ऑफ आर्ट can be divided into two aspects. One on the one hand the definition of beauty and on the other hand the role and the position of the artist in relation to the work of art. यानी ये इसकी कमेंट है इसकी एस्थेटिक थ्योरी के ऊपर। अब देखें कि एज फार एज दी एस्थेटिक थ्योरी ऑफ स्टीफन वाज कंसर्न्ड, ये किससे इन्फ्लुएंस हुई, किसने उसने सीखी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो होता है ना कि एरिस्टोटल एंड एक्विनस जो यहाँ से सीखी। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें बताया जाता है कि बाय डेवलपिंग हिज आर्ग्यूमेंट ऑन एरिस्टोटल आइडिया दैट ट्रेजेडी काजेज ईदर पिटी और फियर इन द ऑडियंस, स्टीफन मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ आर्ट। देखें यानी उसका जो सोर्स क्या है, सोर्स उसका ये है कि उसने जो एरिस्टोटल की किताब है जो पोएटिक्स है, वहाँ से उसने आइडिया लेके एरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रेजेडी का क्या काम होता है, ट्रेजेडी का काम होता है कि पिटी और फियर को पैदा करना। ठीक है, बाद में कैथारसिस की तरफ लीड करना। ठीक है, तो वो कहता है कि उसने कहा कि आर्ट के दो किस्में होते हैं। कौन से किस्में होती हैं, एक होता है स्टेटिक, ठीक है, एक होता है काइनेटिक। कहते हैं स्टेटिक क्या होती है, ठीक है, स्टेटिक अपीलिंग टू द इंटेलेक्ट एंड द स्पिरिचुअल एपिटाइट, काइनेटिक अपीलिंग टू द सेंसेशन ऑफ द फिजिकल डिजायर। अब देखें कि एज फार एज
स्टीफन डेडलिस इज कंसर्न, ठीक है, ही लाइक्स स्टैटिक आर्ट। स्टैटिस्ट से कहते हैं स्टैटिक आर्ट को लाइक करते हैं, काइनेटिक आर्ट को लाइक नहीं करता, ठीक है। वो क्यों नहीं करता, आगे हम इसको देखते हैं, ठीक है। ही फर्दर डेवलप हिज थ्योरी बाय फोकसिंग ऑन दी एक्ट ऑफ एस्थेटिक एप्रीहेंशन, ड्राइंग ऑन एक्विनेस। अब एक्विनेस ने जो था तीन जो था ना आर्ट की खसूसियात बताई थी, एक होलनेस थी, एक हारमोनी थी, एक रेडियंस थी, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ क्या होता है, इंटेलेक्ट के जरिए, अगर आपने इंटेलेक्ट के जरिए क्या करते हैं, एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ। कैन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, ठीक है, आप इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी ब्यूटी को करते हैं तो आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हमें कीट्स के भी नज़र आते हैं ना, कीट्स की पोएम है ओड टू फैंसी, जिसमें कहते हैं कि एवर लेट द फैंसी रोम प्ले यट नेवर इज एट होम, ठीक है। या जैसे एक पोएम है वाल्टर डी ला मेयर की पोएम है तालता डी, ठीक है, तो उसमें भी हमें ये चीज़ नज़र आती है। अब आगे देखते हैं, आगे आता है जी, स्टीफन यूजेस दिस थ्री थिंग्स, ठीक है, टू एक्सप्लेन, ये ब्लेड्स की कमेंट है, ठीक है। कौन सी तीन चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो जो होलनेस आर्ट की, हारमोनी और रेडियंस, ये इस्तेमाल करते हैं। ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टीफन यूजेस दीज थ्री थिंग्स टू एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ एस्थेटिक एप्रीहेंशन दैट एनेबल द व्यूअर टू कॉन्टेम्पलेट द ब्यूटी ऑफ एन एस्थेटिक। with wholeness the aesthetic image achieves its oneness, ठीक है। with harmony the aesthetic image is seen both as a sequence and a part and a whole thing, ठीक है। and which radiance क्या होती है, an aesthetic image achieve its singularity and you can say oneness, ठीक है। यानी these are the features, ठीक है, of aesthetics अकॉर्डिंग टू। अब इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँगा, इसमें देखिए कमेंट पढ़ के हम आगे चलते हैं, ठीक है। वो कहता है कि फ्लेशर क्या कहता है, फ्लेशर कहता है कि स्टीफन एम इज अल्टीमेटली टू क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ एज अ ग्रेट राइटर एंड एट सेम टाइम प्रेजेंट द इमेज ऑफ द वर्ल्ड एज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसकी जहाँ तक ये थेरियन आर्ट की, देखिए आर्ट की मैंने पहले आपको बताया कि इसमें दो उसने चीज़ें बताई, एक काइनेटिक आर्ट होती है, एक स्टैटिक आर्ट होती है, ठीक है। अब एज फार एज स्टीफन इज कंसर्न्ड, स्टीफन क्या कहते हैं, फॉर हिम ट्रू आर्ट स्टैंड्स अलोन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम मोरालिटी एंड सोसाइटी, ठीक है। देखें वो कहता है कि जो असल आर्ट होती है वो स्टैटिक आर्ट होती है। स्टैटिक आर्ट कौन सी होती है कि दैट हैज़ टू स्टैंड you can say be distanced from society and morality, ठीक है। यानी वो आर्ट जिसके अंदर पॉलिटिक्स हो, जिसके अंदर मोरालिटी आ जाए, जिसके अंदर रिलीजन आ जाए, वो आर्ट नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि वो आर्ट नहीं होती, ठीक, वो काइनेटिक आर्ट होती। अब यहाँ लगता है कि वो जो ऑस्कर वाइल्ड की थियरी है ना, जिसे हम कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट साइक, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आर्ट का जो था ना कोई मकसद नहीं होता, आर्ट का मकसद, आर्ट इज अ पर्पज इज पर्पज, ठीक है। तो यहाँ ये हमें नज़र आ रहा है। अब काइनेटिक आर्ट क्या होती है कि वेदर मॉरल और इमोरल, ठीक है, इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट एक्साइट डिजायर। देखिए वो कहते हैं जो काइनेटिक आर्ट होती है ना वो आर्ट नहीं सही होती, दुष्ट आर्ट वही होती है जो कि यानी किसी सियासी मजहबी सोशल पर्पज से बालातर होकर आर्ट मतलब लिखी जाए। अब आर्ट का मतलब तो हमारे एस्थेटिक सेंस को अपील भी तो करना होता है ना, ठीक है। तो हमारा आर्ट वही हो जो हमारे एस्थेटिक सेंस को अपील करे, ठीक है, हिस्से जमालियात को तस्कीन दे। आर्ट वो नहीं होती जो हमें जो होता है ना कि पोलिटिकली और मॉरली हमें मतलब जो होता है ना बेहतर या हमें खराब करें, ठीक है, वो आर्ट नहीं होती। तो ये इसका एक मौक़िफ़ है। अब इसमें सिंबल उससे इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, मोटिव्स हैं, सिंबल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए रोज़ का सिंबल है, अब रोज़ का पैशन है, डिज़ायर और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे रोज़ के सिंबल के हवाले से अगर शुरू में देखें तो पहले चैप्टर में हमें बताया जाता है कि जब उसे क्लास में लेक्चर दे रहा यानी पढ़ रहा होता है क्लास, व्हेन ही वाज अटेंडिंग हिज क्लास, तो उसका जो फोकस होता है ही वाज नॉट फोकसिंग अपॉन द लेक्चर, ठीक है, बट रादर ही वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग टुवर्ड द रोज, ठीक है। और रेड रोज होता है, रेड रोज की तरफ देख। अब रेड रोज किसका सिंबल होता है, ठीक है। अब रेड रोज ब्लूम हुआ है, ठीक है, फूल खिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एज फार एज दिस रेड रोज इज कंसर्न, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव और दिस सिम्बोलाइजेज, ठीक है, द आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट ऑफ स्टीफन डेडलस, ठीक है। यानी ये जो फूल है यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ हमें एक फोर शेडविंग भी हो रही है ना, फोर शेडविंग इस हवाले से भी हो रही है कि जिस तरह ये फूल अब खिला हुआ है, ठीक है, फूल भी एक बड़ा बेहतरीन आर्ट का सिंबल है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो होता है ना कि डे विल कम व्हेन यू कैन से द आर्टिस्टिक लाइफ ऑफ स्टीफन डेडलस इट विल आल्सो यू कैन से ब्लूम, ये भी खिलेगी। तो इस लिहाज से भी है। आगे वाटर का सिंबल बड़ा अहम होता है, वाटर के रीन्यूअल है, बर्थ है, बैप्टिज्म है। अब देखिए वाटर क्या होता है, जब जैसे मिसाल के तौर पे इसमें क्रिश्चियन कोनोटेशन भी आती है, ठीक है, कि जब एक इंसान जो होता है ना गुनाह से पाक करता है अपने को, उसके वाटर के साथ बैप्टाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो वाटर है, वाटर यहाँ बैप्टिज्म को भी शो कर रहा है। वाटर जो होता है ना, वाटर एज फार एज वाटर इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, और वाटर जो होता है ना कि यानी इट इज़ अ वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ सिंबल, ठीक है। यहाँ जो होता है उसकी इंटरनल स्ट्रगल एंड के ऊपर इसकी सेल्फ डिस्कवरी को भी शो कर रहा है, ठीक है।
ठीक है। यानी सेल्फ डिस्कवरी उसकी हो ऐसे लग रहा है कि जैसे वाटर होता है, वाटर जैसे मिसाल के तौर पे कि वाटर जब किसी चीज़ के ऊपर पड़ता है तो हर चीज़ को साफ़ कर देता है, ठीक है, पाक कर देता है, पवित्र कर देता है, ठीक है। इसी हवाले से जो इसका जो एक आर्टिस्टिक वाटर था, देयर इज़ एन आर्टिस्टिक काइंड ऑफ वाटर, ठीक है, कि जब जो होता है ना कि वो वाश अवे कर देता है, वो उसकी जो नेशनैलिटी है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो मजहब है, हर चीज़ को वाश अवे करके उसको जो होता है ना प्योर एक आर्टिस्ट बना देता है। तो ये लेक्चर के बारे में कुछ गुफ्तगू थी जो मैंने की है। आई होप दिस विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच।